प्रिय प्रशिक्षुओं, मैं ओपी सिंह राजदीप महिला महाविद्यालय कलहट चुनार मिर्जापुर। प्रिय प्रशिक्षुओं, इस वीडियो में हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान की प्रणाली के विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि जब किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा क्रियात्मक शोध किया जाता है किसी समस्या के समाधान के लिए, तो उसके द्वारा कौन कौन से सोपान हैं या कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचता है या समाधान तक पहुंचता है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी प्रकार का शोध किया जाता है, तो किसी भी प्रकार का शोध, चाहे वो क्रियात्मक शोध हो, चाहे मौलिक शोध हो और चाहे अन्य प्रकार के शोध हो, उसका प्रारंभ ही समस्या के चयन से होता है। यानी जब शोध प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम उसको समस्या को सिलेक्ट करना होता है कि किस समस्या पर उसको शोध कार्य करना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में चूँकि हम शिक्षक की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो भी समस्या ली जाती है वो विद्यालय से रिलेटेड होती है। यानी वो समस्याएं जो है विद्यालय से जुड़ी हुई हो प्रत्यक्ष रूप से। तो मान लीजिए एक शिक्षक हैं, आपको विद्यालय से जुड़े हैं और विद्यालय से जुड़ी हुई समस्याओं पे आपको अनुसंधान कार्य करना है। तो सर्वप्रथम मान लीजिए यह विद्यालय है और विद्यालय की अपनी एक कार्यप्रणाली होती है और वह कार्यप्रणाली विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनती है। जैसे विद्यालय का संगठन एवं प्रशासन हो जाएगा, कक्षा कक्ष परिस्थिति हो जाएगी, अनुशासन हो जाएगा, पाठ्यक्रमिक क्रियाएं हो जाएंगी, परीक्षण एवं मूल्यांकन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है समस्याओं के स्रोत का कार्य करती है। यानी आपको समस्याएं जो है इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होगी। तो जब भी किसी शिक्षक के द्वारा एक अनुसंधानकर्ता के रूप में इन समस्याओं के समाधान के लिए शोध किया जाता है, तो इन्हीं क्षेत्रों से किसी एक समस्या का वो चुनाव करता है और समस्या का चुनाव करने के बाद वो शोध करता है। तो यानी क्रियात्मक अनुसंधान में भी अगर आप अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका समस्या को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सर्वप्रथम आप समस्या को पहचानते हैं। समस्या को पहचानने के लिए सर्वप्रथम आप समस्या के क्षेत्र का चुनाव करते हैं कि किस क्षेत्र से हमको समस्या लेनी है। जैसे अनुशासन से लेना है, कि कक्षा कक्ष परिस्थिति से लेना है, कि विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन से, कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन से संबंधित समस्या है। तो इन क्षेत्रों से आप समस्याओं का चुनाव करते हैं। और जैसे यह विद्यालय है, अब पूरी विद्यालय की ही समस्या ले सकते हैं, या विद्यालय में बहुत सारी कक्षाएं हैं, जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। तो कक्षा विशेष की भी समस्याएं हो सकती है। हो सकता है किसी विषय में का शिक्षण कार्य करते समय आपको समस्या आ रही हो, या कक्षा विशेष के बच्चे जो है अनुशासनहीन हो, या और तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इन समस्याओं को लेके आप जो है अनुसंधान कार्य करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है समस्याओं को आप पहचानते हैं, क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, उस क्षेत्र से समस्याएं लेते हैं और समस्याओं की अनुभूति एक शिक्षक को, निरीक्षक को और प्रधानाचार्य को, जो भी विद्यालय से जुड़े हुए अभिकर्मी हैं, उनको तभी होती है जब वो अपने कार्य के प्रति ईमानदार हों, समस्याओं को सुलझाने के प्रति संवेदनशील हों, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण हो, जिज्ञासु हो। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसको समस्याएं दिखती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई भी समस्याएं नज़र नहीं आती हैं। तो समस्याएं तभी अनुभूत आप कर पाएंगे जब आप ईमानदार हों अपने प्रोफेशन के प्रति। तो आप जो है विद्यालय से जुड़ी हुई समस्या का मान लीजिए फर्स्ट स्टेज में आप चुनाव करते हैं। समस्या को चुनने के बाद आप सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, यानी आप समस्या का परिभाषीकरण सीमांकन करते हैं। परिभाषीकरण सीमांकन का आशय यहाँ यही है कि आप समस्या के स्वरूप का निर्धारण करते हैं कि समस्या का मुख्य बिंदु क्या है जिसके समाधान के लिए हमें प्रयास करना है। और समस्या के मुख्य बिंदु को निर्धारित करने के लिए आप जो है समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन करते हैं। यहाँ परिभाषीकरण से आशय यह है कि आपने जो समस्या लिया है, जिसका आपने उल्लेख किया, उसमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जिसके मीनिंग एक से अधिक हो। अगर आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अपने अनुसंधान के अंतर्गत समस्या का उल्लेख करने के दौरान,
तो उस शब्द को आपको परिभाषित करना होता है, उस शब्द के आशय को बताना होता है कि फला शब्द का प्रयोग मैंने इस मीनिंग में, इस अर्थ में किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी एक ही शब्द का अलग अलग परिस्थितियों में मीनिंग बदल जाता है। आपने उस शब्द का अर्थ किस और उस शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया है, यह आपको बताना होता है। ठीक है। और दूसरा है सीमांकन। सीमांकन का यहाँ आशय है कि समस्या के क्षेत्र का निर्धारण करना है, क्षेत्र की सीमा को बनाना है। जैसे मान लीजिए यदि आप पूरी विद्यालय की समस्या ले रहे हैं, तो आप जो भी डाटा कलेक्शन करेंगे या उसका विश्लेषण करने के बाद जो भी समाधान प्राप्त करेंगे, वो समाधान सिर्फ उस विद्यालय पे लागू होगा। ये नहीं कि आप जो है किसी दूसरे विद्यालय पे भी लागू कर देंगे, ऐसा नहीं है। यानी जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे आप इसी विद्यालय से करेंगे, और जो समाधान प्राप्त होगा इसी पे ही होगा और दूसरे विद्यालय पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें सामान्यीकरण की संभावना बहुत कम होती है। हो सकता है विद्यालय से रिलेटेड या कक्षा विशेष से रिलेटेड भी समस्या आप ले सकते हैं। तो जो भी यदि मान लीजिए कक्षा 6 की समस्या आपने लिया, अनुशासनहीनता की समस्या, तो कक्षा 6 के अनुशासनहीन अगर बच्चे हैं, तो जो भी आप कारण जानेंगे कक्षा 6 के ही विद्यार्थियों उससे तथ्य एकत्रित करेंगे, और जो निष्कर्ष प्राप्त होगा उस अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों पे ही लागू करेंगे और बाकी कक्षा पे लागू नहीं होगा। यानी जिन बच्चों को लेके आप शोध कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों का उल्लेख करना होगा, उस कक्षा का उल्लेख करना होगा, उस विद्यालय का उल्लेख करना होगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन। यानी समस्या को आप परिभाषित कर रहे हैं और सीमांकित कर रहे हैं, यानी उसकी व्यापकता का आप लोप कर रहे हैं, उस समस्या का आप सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं, जिससे उस समस्या के समाधान में आपको आसानी होती है। और जब आप समस्या के स्वरूप का निर्धारण कर लेते हैं, उसके मुख्य बिंदु को स्पष्ट कर देते हैं, तो आप थर्ड स्टेप पे आते हैं। समस्या के कारणों का विश्लेषण आप करते हैं। समस्या के कारणों का विश्लेषण का आशय यह है, आपको समस्या मिल गई, समस्या के स्वरूप का निर्धारण आपने कर लिया। अब समस्या के कारणों को आप जानना चाहते हैं कि समस्या का कारण क्या है। अब समस्या के कारणों को जानने के लिए आपको समस्या से संबंधित साक्ष्यों को एकत्रित करना होगा। ऐसे ही जो है आप सैद्धांतिक रूप से नहीं कर देंगे उसको, जो है जो भी आप साक्ष्य एकत्रित करेंगे उसका संबंध काल्पनिक रूप से नहीं समस्या का होना चाहिए, उसका संबंध समस्या से व्यवहारिक रूप से होना चाहिए, समस्या से जो है उन साक्ष्यों का जुड़ाव होना चाहिए। तो जब समस्या के आप कारणों को जानते हैं, यानी साक्ष्यों को एकत्रित करते हैं, उनको सूचीबद्ध करते हैं, उन साक्ष्यों का जो है विश्लेषण करते हैं, तो आपको कारणों का ज्ञान होता है। जब कारण आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो कारणों को दूर करने के लिए आप जो है विचार विमर्श करते हैं, अच्छे ढंग से सोचते हैं, समझते हैं कि इस समस्या का फला कारण है, तो इन कारणों को कैसे दूर किया जाए। जब इन कारणों को दूर करने का आप प्रयास करते हैं, तो आप अगले स्टेप पे जाते हैं, यानी चौथे स्टेप पे क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण यानी इन कारणों को दूर करने के लिए जो आप अस्थायी एक समाधान ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो उसी को कहते हैं परिकल्पना। यानी किसी समस्या का वह संभावित समाधान जिसके कार्यान्वयन के बाद उस समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। तो क्रियात्मक परिकल्पना जो है कारणों को जानने के बाद आप बनाते हैं, और चूँकि क्रियात्मक परिकल्पना आप जानते हैं कि क्रियात्मक परिकल्पना सामान्य परिकल्पना से थोड़ा भिन्न होता है। यानी क्रियात्मक परिकल्पना जो आप बना रहे हैं वही परिकल्पना आपको एक तरह से मार्गदर्शन प्रदान करेगी। क्रियात्मक परिकल्पना जो है क्रिया सूचक होती है, वो आपको एक दिशा निर्देश देगी कि फला जो है परिकल्पना के परीक्षण के लिए या इसको जांचने के लिए अनुसंधानकर्ता के द्वारा फला क्रियाएं की जाएगी। अब फला क्रियाओं को करने के लिए आप अगले स्टेप पे जाते हैं, जो आपका 5वां स्टेप है, क्रियात्मक परिकल्पना की जांच हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करते हैं। यानी आपने जो परिकल्पना बनाया वो टेस्टेबल हो, इसकी जांच आप जो है 5वें स्टेप पे करते हैं। इसकी जांच के लिए एक रूपरेखा बनाते हैं। ज़्यादातर क्रियात्मक परिकल्पना की जांच हेतु क्रियात्मक अनुसंधान के दौरान एक सर्वमान्य ढांचा स्वीकार किया गया है, जैसे एक
आपको जो क्रियाएं प्रारंभ करनी हैं एक कॉलम बना लेते हैं। फिर विधि, उस क्रिया को किस विधि से कर रहे हैं, इस क्रिया को करने के लिए कौन से अपेक्षित साधन होंगे, कितना समय लगेगा, इसी टाइप का एक एक प्रारूप आप विकसित कर लेते हैं। और इसी प्रारूप में इस परिकल्पना का आप क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। और परीक्षण के बाद आपको लास्ट स्टेज आता है, अंतिम सोपान आता है क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में निष्कर्ष निकालना। यानी जो समस्या है उस समस्या का जो आपने संभावित समाधान खोजा था, यानी जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था और उस हाइपोथेसिस का आपने परीक्षण किया, उसको जांचा विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से। तो क्या जांचने के बाद, उन क्रियाओं को संपादित करने के बाद जो आपने समस्या को पहचाना था या जो समस्या का आपने चुनाव किया था, उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं, ये जो है आप छठे सोपान के अंतर्गत निष्कर्ष निकालते हैं। यदि आपने जो परिकल्पना बनाया था उसके जांच के बाद अमुक समस्या जो आपने लिया है उस समस्या का समाधान हो जाता है, तो आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमने परिकल्पना बनाई थी वो सत्य है, वो सही है, और उस परिकल्पना को आप स्वीकृत कर लिया जाता है। यानी उस परिकल्पना के माध्यम से उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो आप उस परिकल्पना के क्रियान्वयन के समय बहुत सारे कार्यों का संपादन करते हैं। जब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ ये परिकल्पना सही है, इससे समस्या का समाधान हो जा रहा है, तो उस परिकल्पना के कार्यान्वयन के लिए जो आप क्रियाएं कर रहे हैं उन क्रियाओं को आप जो है अपने आचरण में, व्यवहार में लाएंगे, और उससे जो है क्या होगा कि वो समस्याएं सुलझेगी और जो है शिक्षण कार्य में या जिस क्षेत्र की समस्या है उसमें प्रभावशीलता आएगी और विद्यालय की कार्य प्रणाली जो है सुचारू ढंग से कार्य करने लगेगी। तो ये था 6 स्टेप थे क्रियात्मक अनुसंधान के। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है किसी एक एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करते समय, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अनुसंधानकर्ता जो भी कार्य करता है उसको लिपिबद्ध करते समय स्टेप बाय स्टेप कैसे वो अपनी बातों को लिखता है, इसके विषय में समझेंगे। धन्यवाद।